हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। सभी को शुभ प्रभात मेरी तरफ से। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे कंप्यूटर का मॉडल पेपर देखेंगे। आपका ये 8वां पेपर है, ठीक है। 25 नंबर का आपका पेपर है, 12 नंबर आपके पासिंग है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, बैक नहीं लगती फिलहाल। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो शालिनी रेड क्लासेस बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जैसे आपका पेपर मैंने सारे करवाए हैं वैसे मैंने इसको भी लिया हुआ है। मल्टीपल सोर्सेज से क्वेश्चन अराइज किए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 5 रहते हैं, मैंने भी 5 ही लिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, सीपीयू का मेन वर्क क्या है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। आपको यह प्रश्न एक यहाँ पे सही होगा, बट ये है कि आपको लघुत्तरी या लघुत्तरी में मिल जाएगा तो आपको 2 से 3 लाइन मैक्सिमम लिखना होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ए और सी दोनों। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए पहले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। आप सभी लोग पहले बताएंगे, क्वेश्चंस को पढ़िए, ए बी सी मत करिए क्योंकि जिसका गलत होता है वो डिलीट कर देता है, ठीक है। नहीं, पहले क्वेश्चंस देखिए उसके बाद रिप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस पर वो मतलब अमल करना, उनकी कही हुई बात पर वैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो उस पर वो काम करवाना। डाटा और जानकारी को स्टोर करना, फिर यहाँ पे डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम से भी क्वेश्चन पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताइए। तो पहले का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों करेक्ट है क्योंकि लिखा हुआ है प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस पर अमल करना, फॉलो करना, काम करवाना और डाटा और जानकारी पे प्रोसेस करवाना, ठीक है। ये काम होता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नो डाउट। नेक्स्ट, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं जो मेन होते हैं। सीपीयू का अपना खुद का एक डायग्राम होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको बनाने को आता है। जो भी गलती करेगा क्वेश्चंस कटेगा, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के बारे में बोल रहा है और एक यूनिट और आपसे पूछ रहा है, 2 यूनिट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको यही बताना, एक मेमोरी आपको बता दे कंट्रोल मेमोरी है, दूसरा क्या होगा ऑप्शन देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट रोम। 4 ऑप्शन दिया है, दूसरे का कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा बताइए फटाफट। आपसे एक यूनिट पूछ रहा है जो सीपीयू का एक हिस्सा है, अंग है, पार्ट है, भाग है, समथिंग कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बेस्ट और सही ऑप्शन क्या, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यूनिट की बात की गई थी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ए ऑप्शन करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गणना, कैलकुलेशन, तुलना, कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया, कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग किया जाता है। एएलयू का, सीयू का, डिस्क यूनिट का, मॉडेम का। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा तीसरे का, थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप सभी को पता होना चाहिए, गलती किसी की भी नहीं होनी चाहिए। क्या होगा तो राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट, ए एल यू, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ए एल यू ये सारे काम सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ देखिए, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। भारत में, इंडिया में सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था। बुद्ध, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, चाणक्य। आप सभी को पता है, गलती कोई भी मत करिएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या होगा फोर्थ का। तो सभी को पता है सिद्धार्थ। क्या नाम था, सी ऑप्शन करेक्ट है, सिद्धार्थ। भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, ठीक, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है। यहाँ पे आपको ढेर सारे मेमोरी आप कह सकते हैं, एक प्रकार से स्टोरेज कह सकते हैं, एक प्रकार से दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे तेज परफॉर्मिंग किसकी है, सबसे तेज वर्क कौन करता है। सीडी रोम, रैम, रजिस्टर, कैच, बताइए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गलत नहीं करिएगा कोई भी लोग। मैंने एक बार और करवाया, मुझे याद है। सबसे तेज किसकी फंक्शनिंग है, कौन परफॉर्म करता है सबसे बेटर, बेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर। तो राइट आंसर आपको फिफ्थ का बता दूं, आपके फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है, वो है रजिस्टर। क्या है, रजिस्टर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। बहुविकल्पी जो क्वेश्चन थे हमारे 5 यहाँ पे खत्म हुए। अब बारी है अति लघुत्तरी की। 18 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके 25 नंबर वाले पेपर में। क्या पूछा है ये देखिए। छठा है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाए। कंप्यूटर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो।
आपको कंप्यूटर में काम करना है, ठीक है, कोई काम करवाना है या खुद भी करना है, तो आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिससे आप अपने काम को कर सकते हैं ईजिली? तो बताइए। राइट आंसर आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसको यूज़ करते हैं? आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कंप्यूटर पे काम करते हैं। जो ये काम हो रहा है उसके लिए जो मतलब सारा काम कैसे होगा उसके लिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है, लेकिन आप जो कोई आइकन हो या आप कह सकते हैं कि कोई परफॉर्मेंस जैसे कोई चीज़ एडिट करनी हो, कोई चीज़ एडिट करनी हो, या आप फोटोशॉप वगैरह कर रहे हैं, तो फोटोशॉप का अपना एक कोड है जो कोड किया गया है। कैसे फोटोशॉप परफॉर्म करेगा वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी, लेकिन और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, गलती कोई भी मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 7वां यहाँ पे पूछा गया है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो यहाँ पे सी है, जावा है, डॉट नेट है, ओरेकल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, एक दो देखने को तो पक्का मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि हाई लेवल है कि लो लेवल है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए सबसे पहले डेवलप की गई जो लैंग्वेज उसका नाम क्या है, आपसे ये पूछेगा तो फोर्ट्रॉन नाम है। ये आपको टेट सुपर टेट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार आया भी है, शायद 2 ही बार सुपर टेट हुआ है, उसमें शायद एक बार ये आया हुआ है। बहुत अदर एग्जाम्स में भी आता है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम है तो सबसे पहले जो भाषा को डेवलप किया गया था वो है फोर्ट्रॉन। आगे चले, नो डाउट, नेक्स्ट देखते हैं। आपसे 8th क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं? जैसे आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपडेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, अपडेट योर सिस्टम। तो ये चीज़ आई, आप काम कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? तो जब कभी भी आप काम कर रहे हैं और आपको अचानक किसी पर्पस के थ्रू जैसे हैंग कर गया, कभी कभी सिस्टम हैंग कर जाता है, ठीक है, अक्सर होता है ऐसा, तो रीस्टार्ट करना पड़ गया, तो आप उसको वार्म बूटिंग कहेंगे। वार्म बूटिंग, ध्यान रखिएगा, वार्म बूटिंग, गर्म वाली बूटिंग, WARM वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंप्यूटर चल रहा है, उसको बीच में आपको रीस्टार्ट करना पड़ा, तो वो वार्म बूटिंग है। और ये बूटिंग जो है 2 प्रकार से होती है, एक वार्म होती है, एक कोल्ड होती है। ध्यान रखिएगा, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किस लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक ही बेस्ट अच्छा ऑप्शन है कि फ़ाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। उससे ये पता चलता है कि यह फ़ाइल किसकी है, कैसी है। अगर PPT में बनी है .ppt होगा, एक्सेल में बनी है तो .xlse भी होगा, .xls होता है, 2 मिलते हैं। एक्सेस होगा तो अलग, अगर जो है वर्ड का बना होगा .doc होगा, अगर नोट पैड बना होगा .txt होगा, ऐसे अलग अलग। अगर MP3 है, ऑडियो वाले हैं, कई सारे अलग अलग हैं। तो अगर आपको वहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो आपको कोई फाइल मिली होती है, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, कितने MB की है, कितना स्पेस है, कितना पेज है, क्या है, समथिंग जितनी भी डिटेल रहेगी वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो चीज़ है या फाइल है कैसी है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा इसका, आप वहाँ से ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और PDF ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, पूरे विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है किसको? ARPANET को। ARPANET, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, गलती से स्मॉल लेटर में मत लिख दीजिएगा। कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, सबकी स्पेलिंग सेम है, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये हमेशा स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कैपिटल में, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व की बात की गई, इंडिया की नहीं, इस पर भी कंफ्यूज मत रहेगा, सॉलिड कुछ चीज़ों को तैयार करिए। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क तो ARPANET। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक बार स्ट्रोक हुआ, टक, एक अक्षर प्रिंट हुआ, फिर स्ट्रोक हुआ, टक, फिर एक क्वेश्चन, एक अक्षर प्रिंट हुआ, ठीक है, एक लेटर प्रिंट हुआ। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है? तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर था? डॉट मैट्रिक्स में। ये टक छप गया, टक छप गया, टक छप गया, ऐसे ये काम करता है, ठीक है।
वो फटाफट जैसे होता है ना कि कोई चीज़ टक 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 होती जाती है, तो एक बार में खटाखट खटाखट होती जाएगी और ये एक 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 करके ये प्रिंट होता जाएगा। क्लियर है? तो वो प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, हमने यहाँ पे 11 प्रश्न तक कर लिया जो कि अति लघुत्तरी थे, एक एक नंबर के। अब बारी है 2 नंबर के प्रश्न की, ध्यान रखिएगा। बारी है लघुत्तरी प्रश्न की जो कि 2 नंबर के होते हैं, इनकी संख्या 12 से 18 होती है। ठीक, देखिए स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम कॉल आती है ना, स्पैम मैसेज आते हैं ना, आपको फ़ोन में आता है, मेल आते हैं, आपने देखा होगा, तो वही चीज़ है स्पैम। लेकिन वो क्या है, इसके बारे में आप क्या उचित लिख सकते हैं, ये देखिए। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, बिना मांगे बिना बुलाए आ जाता है। कोई चीज़ अगर आप चाहो कि हो जाए, वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन स्पैम ज़रूर आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि वो एक ऐसा ईमेल होता है जो आपको थोक के भाव में फ्री में मिलता है। ठीक है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाला अप्रासंगिक और अनचाहा संदेश जो होता है उसको हम स्पैम कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला अप्रासंगिक और अनचाहा, जिसको हमको ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है, बार बार आ रहा है, इंटरनेट पर भेजा जा रहा है, इंटरनेट का गलत यूज़ किया जाए, तो वो स्पैम होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। फिर 13 क्वेश्चन यहाँ पे है, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में अंतर बताना है। प्रिंटर से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में क्या अंतर, देखिए। लेज़र प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर जो होता है उसको प्रिंट करने के लिए टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। टोनर मार्केट में मिलता है, ठीक है, आप जैसे लेंगे वैसे अलग अलग क्वालिटीज़ का मिलेगा। जिसमें कार्बन डस्ट होता है, जिसमें कार्बन के डस्ट होते हैं, वह इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। इंक कार्टेज का समथिंग ऐसा कुछ बॉक्स रहता है, उसमें सर्किल टाइप का बना रहता है, ऐसे रहते हैं, काफ़ी इंटरनल चीज़ें फिलहाल मुझे पता है तो मैंने हल्का सा आपको बता दिया, वैसे आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्टेज का प्रयोग किया जाता है, ये इतनी सी बात इंकजेट प्रिंटर के लिए थी। फिर देखिए, लेज़र प्रिंटर का प्रयोग ज़्यादातर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग कलर इमेज या डॉक्यूमेंट दोनों को। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है कि आप कलर इमेज में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें नहीं निकलती, लेकिन इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें कलर इमेज भी बनती है और डॉक्यूमेंट भी बनता है। लेकिन लेज़र प्रिंटर का मेनली अगर यूज़ पूछा जाता है एक शब्दों में, तो उसको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पेन ड्राइव क्या है, उसका क्या लाभ है, आप सभी जानते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस है, बहुत इजी आता है कंप्यूटर का पेपर, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, आपको समझ में आ रहा है तो। देखिए पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव का इस्तेमाल मुख्य रूप से डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। इसके द्वारा ऑडियो है, वीडियो है, दूसरे की डाटा फाइल को आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। आपको सिस्टम को फॉर्मेट करवाना है तो आप क्या करेंगे, सारा बैकअप लेके रखेंगे। तो बैकअप किस में लेके रखेंगे, अपने पेन ड्राइव में। आपके पास पेन ड्राइव होगी या हार्ड डिस्क होगी अलग से, तो आप सब कुछ लेके वहाँ पर रखेंगे। या आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ आपको शेयर करनी है, आप कहीं पे गए हैं, कोई चीज़ लेनी है। सपोज अक्सर पहले होता था ना कि किसी दोस्त के पास मूवी आई या कुछ भी रहता था, तो पहले कहाँ इतनी सुविधा थी। तो अगर आप पहले मैक्सिमम 250 रुपये तक की चिप आ जाती थी, या कह सकते हैं अब तो 300 रुपये तक की भी आपको 3 क्या 5-8 तक मिल जाती है अच्छी खासी पेन ड्राइव। तो आप ये देखिए क्या होता था पहले कि हम लोग अक्सर कभी मूवी कोई से डाउनलोड या कुछ भी मिला तो अरे यार दे दो, तो वहाँ से मिल जाते थे। उसको बैठ के फिर अगर सिस्टम है या कुछ भी तरीके हैं या फ़ोन ही रहा कुछ भी है तो उसमें देखेंगे। तो मतलब क्या है, सिर्फ इतना कि हम चीज़ों को ले सकते हैं, पहले से लिया करते थे। अब वहाँ पर प्रश्न हमको पूछता है कि पेन ड्राइव क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। अलग अलग साइज़ के हिसाब से पेन ड्राइव आती है, जितना आपको ज़रूरत होगी स्टोर करने की उतना बड़ा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। फिर है रैम क्या है, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है। क्या होती है, मेन, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जो कि टेम्प्रोरी होती है। कैसी होती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्प्रोरी होती। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो उसके अंदर का डाटा रिमूव हो जाता है और उसे वापस में बाद में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। जो आपको बात बोली जाती है कि रैम और रोम, वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल, वोल्टाइल नॉन वोल्टाइल से कंफ्यूज करेगा तो ध्यान रखिएगा, गलती किसी की नहीं होनी चाहिए। रैम और रोम से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है आपको यह बताना है। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क के लेआउट को संदर्भित करता है। नेटवर्क के लेआउट का मतलब एक नेटवर्क का जाल आउटपुट आपको दिखाता है। किसी नेटवर्क में अलग अलग नोड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। कोई नेटवर्क है उसमें अलग अलग नोड्स के थ्रू कैसे वो अटैच हैं, कैसे वो टच में है और वे कैसे संवाद करते हैं, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। यह नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा ही फिक्स्ड किया जाता है। ये नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप कह सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का ऐसा लेआउट है जिसमें आपको ये चीज़ कैसे एक दूसरे से लिंकअप है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और ये सारी जो जिम्मेदारी है वो नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर्मेशंस की होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़ यहाँ पर और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और टोपोलॉजी में मैंने लिया हुआ है कि टोपोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, रिंग टोपोलॉजी 1, बस टोपोलॉजी 2, स्टार टोपोलॉजी 3, मैश टोपोलॉजी 4 और ट्री टोपोलॉजी 5। 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ठीक है, आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन एक बार बताऊँ, टोपोलॉजी नेटवर्क को समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, रिंग, बस, स्टार, मैश, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा फिगर भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये क्या है, ये है आपकी बस टोपोलॉजी। एक लिंक से यहाँ पे ये, फिर ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड है। स्टार टोपोलॉजी में देखिए, 1 से 1 2 3 4। ठीक है, ये खराब हो जाएगा तो सब खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा तो सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में देखिए, इसकी तो 2 ब्रांचेस है। अगर मान लीजिए ये वाली सही चल रही है तो ये तो परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर ये खराब हो गई तो ये भी सब खराब हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से दो जगह, यहाँ पे भी लिंक है, यहाँ पे भी लिंक है, यहाँ पे इससे भी लिंक है, उससे भी लिंक है। ठीक, इसमें भी आप देखिए ये खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये खराब हो गया है, ये खराब हो गया, ठीक है, लेकिन ये परफॉर्म करेगा क्योंकि इससे भी तो लिंक है। ये परफॉर्म करेगा क्योंकि इससे भी तो लिंक है। तो ये सारी बस, स्टार, ट्री, मैश, रिंग, ये रही टोपोलॉजी। काफ़ी बढ़िया प्रश्न पूछता है, उम्मीद है कि कोई गलती नहीं करेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट, साइबर लॉ क्या होता है। 18th क्वेश्चन है, साइबर लॉ क्या होता है। देखिए, इंटरनेट पर होने वाले अपराधों से संबंधित कानून को साइबर लॉ या इंटरनेट लॉ कहते हैं। इंटरनेट पर जो आपके अपराध होते हैं, अक्सर देखने को मिलता है कि अपराध हुआ, उसको हम इंटरनेट लॉ या साइबर क्राइम का एक अपराध कहते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बढ़ते ही प्रयोग के कारण आजकल साइबर स्पैम क्राइम का अड्डा बन गया है। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, यही चीज़ कही जाती है ना कि कोई अच्छी चीज़ आती है तो वो लेने वाले के ऊपर है कि उसको अच्छे तरीके से ले रहा है या गलत तरीके से ले रहा है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इंटरनेट का यूज़ इतना बढ़ गया है आज के टाइम पे, कितना ज़्यादा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर क्राइम का मेन अड्डा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटरनेट की वजह से कर रहे हैं। इंटरनेट साइट की हैकिंग कर लेते हैं, साइट हैक हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है साइट हैक हो गई, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से लेन देन में जो है हेरा फेरी करने लगते हैं। साइबर वायरस में सिस्टम में छेड़छाड़ कर देते हैं। कई कार्य साइबर क्राइम, ये सारे जितने भी कार्य साइबर क्राइम के कार्य कहलाते हैं। ऐसे अपराध प्रकरणों से निपटने के लिए उनकी सजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रावधान भी बनाए गए हैं। ऐसे प्रावधान साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। इसमें जुर्माना भी लगता है और सजा भी होती है जो लोग पकड़े जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। आपसे प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन आपकी सीरीज में ये दिया गया था, मैंने वहाँ से चीज़ देखी है तो मैंने यूनिक चीज़ लेने की कोशिश की है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने कंप्यूटर का 8th पेपर, ये था हमारा पहला मॉडल पेपर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, मेरे साथ पढ़ने में आपको मज़ा आया है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइए। हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।